तो एनालिटिकल अप्रोच जनरेट करनी पड़ेगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी भूलो, राजस्थान ज्योग्राफी मैं कहूँगा भूलो, जो पढ़ लिया। इंडियन ज्योग्राफी भी भूलो, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ो, ठीक है। स्टेट पॉलिटी पढ़ो, करंट अफेयर्स अभी पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ होती है कि तुम आज कितना ही पढ़ लो तुम उसको भूलोगे ही भूलोगे, ठीक है। वो कोशिश करो अभी इसको छोड़ दो, क्योंकि वो क्या है कि करंट अफेयर्स को एग्जाम से 15-20 दिन पहले या महीने भर पहले उठाओ। देखो सवाल ठीक है, दिमाग में उठता है कि अब बनेगा या बन गया, तो मेरा मानना ये है कि अब बनेगा। हाँ, क्योंकि स्टेट में जो बाउंड्रीज बन रही हैं वो इतनी जल्दी नहीं हो सकती यार, इसकी प्री तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इन बेचारों से बस्सी में अभी 2 करोड़ और कुछ लाख रुपए का इन्होंने वो किया था, अरेंजमेंट किया था, जहाँ पे वो बस्सी में ज़मीन अलॉट करी थी इन्होंने, राजस्थान सरकार ने, कुछ हॉस्पिटल के लिए, कुछ कॉलेज के लिए, और एक ये फूड प्रोसेसिंग के लिए करी थी, खाद्य प्रसंस्करण के लिए, ठीक है। तो वो पिछले पिताजी वहीं लग रहे हैं बस्सी तहसील में, तो पिछले हफ्ते भर से उसकी तैयारी चल रही थी, ठीक है। पूरे प्रशासन को नचा रखा था ढंग से। फिर पता चलता है कि 29 तारीख को भाई साहब आने वाले थे गहलोत जी, और वहाँ पर कोई उनके आपस में कोई डिस्प्यूट हो गई उसकी और पायलट की, तो गहलोत को बुला लिया दिल्ली, ठीक है। तो 29 तारीख को सारी तैयारियां हो चुकी थी, खाने के पैकेट बन चुके थे, टेम्परेरी बाथरूम वॉशरूम, उसके लिए सारी तैयारियां, हेलीपैड बना दिया। तो 2 करोड़ रुपए और 2 करोड़ या 2.5 करोड़ रुपए जो है उन्होंने खर्चा कर दिया, बड़े बड़े डोम बनाए हैं लोगों के लिए बैठने के लिए, 25,000 लोगों की व्यवस्था करी, 25,000 चेयर लाई गई है, लोग चेयर पे बैठेंगे, ज़मीन पे नहीं बैठेंगे। उसके बाद मैटिंग अलग बिछाई है, बहुत बड़ी ज़मीन है, तो 60-600 बीघा जाने कितने कुछ ऐसे करके है। तो उस ज़मीन में से वो आने वाला था गहलोत, अब वो करने वाला था ये काम। अब पर मुझे समझ नहीं आता, वो बंदे को 2 करोड़ रुपए की, जब मैंने पापा को बोला कि वो नहीं आया, पापा कहाँ चला गया, तो कह रहा वो चला गया अपना, उनके अभी कैंप भी चल रहे हैं, ठीक है, ये जो राहत कैंप जो चल रहे हैं, तो उसमें ड्यूटी लग रही है, तो वो भी पोस्टपोन कर दिए कि अभी रुक जाओ कुछ दिनों के लिए, और गहलोत जी आएंगे तो उसकी तैयारी करो। वो भाई साहब पहुंच गए दिल्ली जिस दिन उनको आना था बस्सी, हाई कमान के पास, कि वहाँ पे डिस्कशन करना है इनको, पायलट को और इनका। अब ये लोग ऐसे मतलब ना पागल कुत्ते काटे हुए घूम रहे हैं, ये समझ रहे हो तुम लोग। इनका कोई, इनको 2 करोड़ रुपए की, 2.5 करोड़ रुपए की जब वैल्यू नहीं है, तो तुम्हारे करियर की तो कोई वैल्यू नहीं होगी, नहीं बिल्कुल इनको। तो ये तुम्हारे बारे में तो इसलिए सोचते हैं कि ताकि तुमसे वोट मिल जाए, इसलिए वैकेंसी दी जाती है, नहीं तो ये कोई सिस्टम नहीं चल रहा कि 2-2 साल में, 2.5-2.5 साल में वैकेंसी आ रही है। जो इसको 2021 में जिसने प्री दिया है वो बेचारा अब इंटरव्यू दे रहा है। ऐसे आदमी के साथ क्या होगा, मेरे जैसा बंदा जो तैयारी कर रहा है, जो बिना कमाए नहीं बैठ पा रहा, वो बच्चा जिसने मेंस क्लियर कर लिया, उसके कितनी बेचैनी मच रही होगी कि मेरी फटाफट से नौकरी लगे, मैं फटाफट से ओटीएस में जाकर ट्रेनिंग करूं, फटाफट से मैं फील्ड में पहुंचूं और फटाफट से मेरी सैलरी आना शुरू हो, मैं मम्मी के लिए साड़ी खरीदूं, पापा के लिए कोई अच्छे जूते चप्पल खरीदूं। मन करता है नहीं करता कमाने का? तो मैं खुद यहाँ पे क्यों भटक रहा हूँ? इसलिए क्योंकि मेरे को पढ़ाई, उठाना, किताबों के मुंह छुपाना पीछे, खुद को ही एकदम निकम्मा नाकारा वाला फील करवाता है कि यार 1.5-2 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, अब कब तक पढ़ाई के नाम पे तुम बेरोजगार बैठे रहोगे। इसलिए मैं यहाँ पर आया। तो कुल मिला के बात ये, इन लोगों के भरोसे नहीं बैठना है। पेपर आपका अभी बनेगा, क्योंकि उसमें करंट आएगा, और करंट जो पूछा जाएगा, करंट का मतलब ही करंट होता है, तो करंट जो डलेगा, मतलब अभी सबको, जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनको पेपर बनाने के लिए वो दे दिया गया है इंस्ट्रक्शन, तो सब अपना अपना पेपर बना के, अपने अपने क्वेश्चंस बना करके उनको भेज रहे हैं आरपीएससी वालों को। आरपीएससी उनमें सेलेक्ट करेगी, वो पेपर में डालेगी, बाकी करंट से उठा करके डालेगी। तो उसकी चिंता मत करो, करंट तो हो सकता है पेपर से हफ्ते भर पहले का भी आ जाए, ठीक है। तो करंट करंट होता है, तो करंट पिछले कम से कम, जब एग्जाम हो रही है उससे 2 या 3 महीने का पहले तो मिनिमम करंट तैयार होना चाहिए, ठीक है। हमें कहने वाले ये कहते हैं कम से कम जिस साल में एग्जाम हो रही है उसमें जनवरी से तक याद होना चाहिए, पर नहीं कर पाओगे अब तुम, मुझे पता है। और वो करने बैठे तुम कुछ और छोड़ दोगे काम का। तो करंट पिछले 3 या 4 महीने का, 2 महीने का पढ़ना है। इसके अलावा मैथ्स रीजनिंग आज से ही 10-10 सवाल टॉपिक के करने शुरू कर दो, अगर सिलेक्शन चाहिए तो। जिसको चाहिए वो आज से ही सवाल मैथ्स और रीजनिंग करना ख़त्म कर दे, शुरू करना शुरू कर दे, और ख़त्म करना भी शुरू कर दे। हफ्ते भर, महीने भर, 2 महीने में उसको ख़त्म करके
मैथ्स रीजनिंग को साइड में रख दे। इसके अलावा स्टेट पॉलिटी अभी से पढ़ना शुरू कर दे। इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी और इकोनॉमिक सर्वे वो अभी से पढ़ना शुरू कर दो। क्या बचा? अब बात करते हैं राजस्थान हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री को भी तुम लोग साइड में रख दो, ठीक है, कोई नहीं पूछने वाला इंडियन हिस्ट्री में से। राजस्थान हिस्ट्री की बात करें तो बहुत वास्ट सिलेबस है, ठीक है, मध्यकालीन, प्राचीन, आधुनिक, बहुत सारा डाटा है, बहुत सारे नेता लोग हैं, बहुत सारे सन हैं, बहुत सारे उनके वो जो उन्होंने क्या किया है, कार्य किया है, संगठन बनाए हैं, अखबार चलाए हैं, ये बहुत सारे अति हैं। तो तुम पिछले सवाल उठा करके देखोगे कितने 18 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 8 या 7 क्वेश्चन जो हैं, मैं लाया नहीं, आज लाना चाहिए था, मुझे अच्छे से समझा देता। 8 या 7 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं किसमें से? राजस्थान हिस्ट्री में से, जिसमें मॉडर्न और वो सब कवर है, राजा, युद्ध और तुम्हारे क्या बोलते हैं उनके कोर्ट स्कॉलर जिसे बोलते हैं, दरबारी विद्वान, वो सारे इंक्लूडेड उसी में ही है। और बाकी 10 क्वेश्चन पूरे पूछे गए आर्ट एंड कल्चर से। तो राजस्थान हिस्ट्री पढ़ो चाहे मत पढ़ो, पर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर रटी हुई होनी चाहिए। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में ये तक पता होना चाहिए गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था, रामदेव जी की घोड़ी का नाम क्या था, यहाँ तक तुम लोगों को पता होना चाहिए। समझ रहे हो? तो आर्ट एंड कल्चर में लोक देवता और ये आभूषण और तुम्हारी बोलियाँ, तुम्हारी चित्रकला, वाद्य यंत्र, इनमें से कुछ नहीं छूटना चाहिए। सूखे सवाल आते हैं, एकदम दिमाग नहीं लगाना होता, पढ़ लिया आ गया तो हो गया, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं बिठानी, इससे पहले कौन सा राजा हुआ था या इसके बाद कौन सा राजा हुआ था, कोई गणित नहीं है, आ गया तो हो जाएगा, नहीं तो आगे बढ़ोगे। सवाल का पेपर में ध्यान रखना, तुक्के नहीं मारने। आ रही समझ में? तुक्के मारने का भी एक तरीका है जो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, वो मैं बताता हूँ, वो सुन लेना। इसके अलावा जो सवाल आ रहे हैं उनको ईमानदारी से करना है, और जिसमें तुम्हें लगता है कि तुक्के मुझे मारने की जरूरत है, तो तुक्के के लिए क्या है, बी और सी, क्या याद रखना है? बी और सी याद रखना है। और बी और सी भी कैसे भरना है? कोई भी सीक्वेंस के तुम्हें 4 सवाल नहीं आ रहे होंगे पेपर में किसी जगह, ठीक है, कि जैसे कि 41वां, 42वां, 43वां और 44वां, इसमें तुम्हें ना 4 सवाल नहीं है, मतलब चारों रेगुलर ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो जब 4 सवाल रेगुलर नहीं आ रहे हैं तो वहां अपने को क्या मारना है? तुक्का मारना है। अब इस तुक्के में कैसे मारना है? या तो तुम देखो उन सवालों को पढ़ के इतना अंदाजा लगाओ कि उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करो ऑप्शंस को। तो बी, सी या ए बच रहा है, उनमें से तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें बी हो सकता है, इसमें सी हो सकता है। थोड़ा एलिमिनेशन समझते हो, इस ऑप्शन को हटा दिया, इस ऑप्शन को हटा दिया, तो ए या सी में से होगा, या ए या बी में से होगा, बी या डी में से एक होगा। तो ऐसे अगर इसका भी अंदाजा नहीं पड़ रहा है तो क्या याद रखना है कि 4 में तो बी, बी, बी और बी, ठीक है, या फिर 4 में सी, सी, सी या सी। ए और डी की संभावनाएं बहुत कम है। आ रहे समझ में? कुछ जा रहा है? तो ये था आखिरी अंतिम रामबाण, ब्रह्मास्त्र जिसे कहते हैं। तो मरता क्या नहीं करता ये उसके लिए, ठीक है। जो बच्चा पढ़ के जा रहा है उसको मैं कहूँगा कि इसको अवॉइड करें। जिसको लग रहा है कि अपनी आधी बहुत तैयारी, बाकी तुक्के हैं, बाकी इधर उधर किसी से मौका पड़ गया तो पूछ लिया, ऐसे करना है पेपर, तब वो अप्लाई करे। जिसको लग रहा है कि अपनी पढ़ाई बहुत एकदम सीरियसली है, वो बच्चा बिल्कुल ये काम नहीं करेगा, और वो ज़बरदस्ती नहीं करेगा सवालों के साथ, जितने आ रहे हैं उतने ही करके आएगा, ठीक है। जितने आ रहे हैं उतने ही करने, यूँ नहीं सोचना है कि ये वाला हो सकता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं करना है। वो करने वाले बहुत से लोग हैं, अपन उनमें से नहीं है। और एक बात फिर से सुन लो, जिसको लग रहा है कि आर एस प्री तो अपना कैसे ही होगा, है ना, बता दूं तो आज से 1 महीने बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तैयारी शुरू करेंगे, जिनके अभी काम चल रहे हैं, जिनको कल पता चला है वैकेंसी आई है, जिनके कुछ काम करने बाकी हैं, मेरे जैसे जिन्होंने इंडियन ज्योग्राफी तो शुरू कर दी पर इनको पता नहीं कैसे कंप्लीट करवाएं, क्या करवाएं कि नहीं करवाएं। समझ रहे हो? तो ऐसे कई लोग हैं जिनके कई काम चल रहे हैं, कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो उस काम को अपना फटाफट से निपटाएंगे 10-15 दिन में, आने वाले में, महीने भर में, पूरी ताकत के साथ। और फिर उसके बाद वो उठाएंगे इन चीज़ों को और फिर उसको क्लियर कर डालेंगे। समझ रहे हो? तो वो गणित से पढ़ेंगे एकदम कि क्या तो पूछा जा रहा है और क्या नहीं पूछा जा रहा है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो वो
ऐसी पढ़ाई करेंगे कि उस काम को कर देंगे। तो तुम्हारे पास तो पूरे अब से कितने, 4 महीने, 3 महीने, 3 महीने मान के चलो। तो इस 3 महीने में तुम लोगों को जो प्रायोरिटी वाली चीजें हैं उसको खत्म करना है, उसके बाद जो होगी देखी जाएगी। तो ये था आपका आरएस का। 9 बज चुके। चलो अपन ने कल क्या, कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? क्या पढ़ लिया था? ट्रांस हिमालय में कितनी श्रेणियां होती है? कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2। इसकी, ठीक है, तो काराकोरम की K2, बीच वाले की रकापोशी, और जास्कर की आमे क्या कामेट, ठीक है। और इसके अलावा बात करें कि एक नदी निकलती है, नुब्रा नदी, कौन से ग्लेशियर से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? काराकोरम में है ना, ऊपर ही ऊपर काराकोरम में है। और काराकोरम के ग्लेशियर्स बता दो मुझे। सियाचिन, बतूरा, बालतोरो, बियाफो, ठीक है। हाँ, हिस्पर, बतूरा, बालतोरो, बियाफो, ठीक है। इसके अलावा अपन ने बात करी लद्दाख में एक काराकोरम में एक दर्रा पाया जाता है, किसे क्या कहते हैं? काराकोरम दर्रा कहते हैं, जो भारत को चीन से जोड़ता है। इसके अलावा अपन ने जास उसमें लद्दाख में बात करी, हाँ काराकोरम दर्रा की तो कह रहा हूँ मैं। खरदुंगला तो मैंने अभी तक बोला ही नहीं। अभी खरदुंगला बोल गया क्या? चलो माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो काराकोरम दर्रा जो है भारत को किसे जोड़ता है? चीन से जोड़ता है। इसके बाद सेकंड जो श्रेणी है लद्दाख की, उसमें कौन सा दर्रा पड़ता है? खरदुंगला दर्रा पड़ता है। खरदुंगला में से कौन सी नदी होकर गुजरती है? नुब्रा प्लस शोक दोनों मिलकर के और सिंधु नदी में पहुंचती है। तो वो क्या होता है कि नुब्रा की जो वैली है उसको क्या बोलते हैं? नुब्रा वैली या डूमरा घाटी। तो डूमरा घाटी को किससे जोड़ता है? सिंधु घाटी से जोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा और अपन ने इसमें क्या बात करी थी? नुब्रा घाटी को डूमरा कहते हैं। यहाँ पे बैक्टीरियन कैमल पाए जाते हैं, 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं। अच्छा, लद्दाख श्रेणी जब तिब्बत में पहुँचती है तो क्या कहलाती है? कैलाश पर्वत कहलाती है। काराकोरम का दूसरा नाम क्या है? कृष्णगिरी, और बैकबोन ऑफ हाई एशिया। इसके बाद अपन बात करते हैं जास्कर श्रेणी की। तो जास्कर श्रेणी में सबसे पहले तो होगी इसी चोटी। इसके अलावा अपन ने बात करी इसमें कि इसमें दर्रा कौन सा पाया जाता है? फोतुला दर्रा पाया जाता है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। एक सेकंड, हेलो, हाँ प्रद्युम्न, मैं क्लास ले रहा था, हाँ आऊँगा। है ना, तो जास्कर श्रेणी हो गई। जास्कर श्रेणी में फोतुला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। कामेट पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी हो गई, जो उत्तराखंड और तिब्बत सीमा पर स्थित है। इसके अलावा मुझे इसमें ये बताओ कि इसकी अन्य प्रमुख चोटियों के बारे में पढ़ा था अपन ने, या वृहत हिमालय में पढ़ा था ये अपन ने? ठीक है, तो इसकी मुझे वो तो बताओ कितनी है लंबाई ट्रांस हिमालय की? हाँ, और चौड़ाई बताओ इसकी? 250। और एवरेज हाइट बताओ मुझे इसकी? 4000 मीटर, ठीक है। और यह जो है क्या है? उत्तर की सबसे, उत्तर में जो है सबसे ऊंची श्रेणी है, ठीक है। तो ये याद रखना है। डायरेक्शन वाइज पूछा सकता है, हिमालय की उत्तरतम, दक्षिणतम, पूर्वतम श्रेणियों में से निम्न में से कौन सी है? तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कई सवाल ऐसे होते हैं कि जो ना सबको करने होते हैं, एग्जामिनर इसलिए देता है कि किसी बच्चे का मोरल डाउन नहीं हो। तो ज़्यादा राजी मत हो जाना, ऐसे बेसिक सवाल आ जाए कि यार ये तो मेरे को आता है, तो वो सबको आता है, ठीक है। तुम्हें वो करना है जो किसी को नहीं आता। इसके बाद अपन ने बात करी थी ग्रेट हिमालय की या वृहत हिमालय की। पहले तो बताओ मुझे कि मध्य हिमालय जो है, मध्य हिमालय या मुख्य हिमालय, उसकी मुझे ये बताओ 2400 से
2500, एवरेज हाइट बताओ 6100, और 25 किलोमीटर। अब इसमें मुझे बताओ इसकी सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर से ऊंची। और कहाँ से शुरू होता है यहाँ पे, कौन सी चोटी? नंगा पर्वत से। नंगा पर्वत कहाँ पाया जाता है? पीओके में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन अपना दूर रखना कि एक तो K2 ये भी पीओके में, इसके अलावा ये भी पीओके में, इसके अलावा अपने पास वो है नहीं, क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में। इसके अलावा फिर अपने पास सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई जो अविवादित है बिल्कुल? कंचनजंगा। ठीक है, वो भी बॉर्डर में पड़ती है पर वो अविवादित क्षेत्र में पड़ती है। ठीक है, तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद कंचनजंगा के बाद सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। ठीक है, तो ये याद रखना कि भारत की बात की जाए, अविवादित या पूर्ण रूप से भारत में स्थित कंचनजंगा पहली सबसे ऊंची चोटी है, और सेकंड नंबर पे कौन सी है? नंदा देवी है। पूरे विश्व में बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा बात की जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। उत्तरी हिमालय की या ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा सवाल को पूरा ध्यान से पढ़ना, अविवादित, विवादित, पूर्ण रूप से भारत में, या उत्तरी या दक्षिणी पश्चिमी, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए फिर सवाल का जवाब देना। और ज़्यादा समझ में नहीं आए तो एक छोटा सा डायग्राम बनाना पतंग की शेप का। तो भारत है अपना, इधर ट्रांस है, इधर क्या है, ग्रेट हिमालय, और इधर क्या है, पूर्वांचल है। तो अब ये फिर डायरेक्शन के हिसाब से उत्तरी कौन सी, दक्षिणी कौन सी, पश्चिमी कौन सी है, ये हो गया अपना। अब इसमें तुम लोगों को रीजन बताइए था हिमालय कैसे बना? कैसे बना? या तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है या कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है, जिसने 33 सागर की जगह क्या आ गया, हिमालय आ गया, अवसादों के वलन से। अब बात कर रहे थे अपन इसमें इसकी माउंटेन पीक्स की बात कर रहे थे। इधर तो शुरू होता है नंगा पर्वत से और इधर खत्म होता है नामचा बरवा। तो नंगा पर्वत के बाद धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद मकालू, मनासालू, कंचनजंगा, AP, गौरी शंकर, और फिर नामचा बरवा। नामचा बरवा कहाँ है? चीन में। ठीक है, इनकी अपने को हाइट याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनका क्रम याद रख लो, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, और वो इनको बताना है। इसके अलावा अपन ने आगे क्या पढ़ा था? इसमें क्या पढ़े थे? ग्लेशियर्स पढ़े थे। ग्लेशियर बताओ मुझे। सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडर, मिलाम, जेमू, सतोपंथ। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या बातें पढ़ी थी अपन ने? इतना ही पढ़ा था? देख लो एक बार, दोबारा पढ़ लो, कुछ नया मिल जाए तो। इसके अलावा बात कर लेते हैं अपन आगे, कौन सा हिमालय पड़ता है इसमें? ठीक है, तो ये तो अपना था बृहत हिमालय। इसके बाद अपना आता है मध्य हिमालय, और इसके बाद क्या आता है? तो इसकी मध्य हिमालय की एवरेज विड्थ कितनी है? 2400 या 2500। ठीक है, इसके अलावा बात करें इसकी इसकी जो चौड़ाई है, सर अधिकतम कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, हिमालय का ध्यान रखना, हिमालय की सबसे ज़्यादा चौड़ाई यहाँ तक पर है। ठीक है, जैसे जैसे अपन इधर बढ़ते जाते हैं इसकी कम होती जाती है। ऐसे ही इसकी तो 25 किलोमीटर याद करी थी अपने चौड़ाई बृहत हिमालय की। इसकी जो है यहाँ पे कितनी होती है? 80 किलोमीटर होती है। और 80 किलोमीटर से यहाँ पे तक पहुँचते पहुँचते कितनी रह जाती है? 50 किलोमीटर रह जाती है। ठीक है, तो और इसके अलावा इसकी एवरेज हाइट जो है वो कितनी है? 3700 से 4500 मीटर। ठीक है, 3700 से 4500 मीटर।
इसकी हाइट है। अब इसमें जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है ये वाला, यहाँ पे तो इसको क्या कहते हैं, पीर पंजाल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं इसको, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद उत्तराखंड में इसको क्या कहते हैं, मसूरी या नागटिब्बा कहते हैं, ठीक है। नेपाल में इसको क्या कहते हैं, महाभारत कहते हैं। सिक्किम में इसको क्या कहते हैं, डोकया कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं इसको, ब्लैक माउंटेन। वृहद हिमालय तो हो गया अपना, मध्य हिमालय को तो पहले क्या कहेंगे, जम्मू कश्मीर में क्या कहेंगे, पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में मसूरी या नागटिब्बा, इसके बाद महाभारत, सिक्किम में डोकया और आगे ब्लैक माउंटेन, ठीक है। इसके अलावा इसमें घाटी की बात करें तो ये तो हो गया अपना वृहद हिमालय, ये हो गया मध्य हिमालय। अब इसके बीच में ये जो घाटी है तो ये तो है कश्मीर घाटी, ठीक है। ये वाली जो घाटी है कुल्लू कांगड़ा, इसके बाद काठमांडू, ठीक है, काठमांडू घाटी है। और इसमें क्या है कि एक मैदान पाए जाते हैं, तुम लोगों ने सुना होगा, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी, करेवा। करेवा क्या होते हैं कि नदियों झीलों के द्वारा जो अवसाद होते हैं जो कि बहुत उपजाऊ होते हैं, ठीक है, जिसमें खेती किसकी की जाती है, केसर की खेती की जाती है, जो कि जाफरान वैरायटी का केसर जो है कश्मीर में उगाया जाता है, ठीक है। तो करेवा एक मैदान होते हैं, अवसाद होते हैं, मोटे मतलब बारीक अवसाद होते हैं जो नदियों और झीलों के अवसाद होते हैं जो कि अत्यधिक उपजाऊ होते हैं, जिसमें केसर की खेती की जाती है और कश्मीर में जाफरान वैरायटी का केसर उत्पादित किया जाता है। एक बात इसमें ये याद रखनी है। और इसके अलावा इसमें और बातें कोई जानता है कुछ और, नहीं, चलो तो फिर डालो, हेडिंग डालो। वो पूरा हो गया अपना, तो इसमें डालो मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय या लघु हिमालय या लेसर हिमालय। लिख लिया, हेडिंग डाल ली। अब इसमें तुम लोगों को पता ही है डायमेंशन लिखनी होती है पहले, तो हिमालय में सबसे पहले याद करने का तरीका हो या कुछ भी हो तो लिखो, डायमेंशंस लिखो इसकी। एवरेज विड्थ, इसको लिखना 80 से 50, ताकि तुम्हें समझ में आए कि 80 से 50 का मतलब क्या होता है। लिखा तो जाता है 50 से 80, कम से ज़्यादा की ओर लिखा जाता है, पर यहाँ पे क्या सिस्टम है, उल्टा है, तो उल्टा लिख दो, ताकि तो कल को पढ़ो तो 80 से 50 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है 80 किलोमीटर चौड़ा है और लास्ट में जाते जाते 50 किलोमीटर चौड़ा बसता है, ठीक है। एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर, सैंतीस सौ से 4500 मीटर, ठीक है। अब वो वाला डायग्राम बना लो, उसमें ऊपर तो बना लो वृहद हिमालय और बीच में बना लो इसको, यूँ बनाओ, ये तो बना लो वृहद हिमालय, ये अपना मध्य हिमालय, इसमें ये हो गई अपनी कश्मीर, कुल्लू कांगड़ा, और ये जम्मू कश्मीर, यूके, नेपाल, इसको हिमाचल भी डाल देना बीच में, और सिक्किम और भूटान। इसमें लिखो कश्मीर, कुल्लू कांगड़ा,
काठमांडू। ठीक है, अब इनके नाम भी लिख लो नीचे ऐसे, पीर पंजाल, धौलाधर, ठीक है। मैं इसमें ऐसे इसलिए लिखा रहा हूँ, समझ में आएगा ना तुम्हें कल को नोट्स पढ़ोगे तो, क्योंकि अलग से अगर मैं लैंग्वेज बनवा कर फिर इधर राज्य लिखवाऊँ इधर नाम लिखवाऊँ तो ज़्यादा टफ हो जाएगा। यहाँ से तुम्हें समझने की कोशिश करना। इसको भी बोलते हैं यहाँ पे मसूरी, ऑब्लिक, या फिर बोलते हैं नाग टिब्बा, नाग टिब्बा। इसको बोलते हैं महाभारत, इसको बोलते हैं डोकया, और भूटान में क्या बोलते हैं, ब्लैक माउंटेन। ये वैकेंसी 1 महीने बाद आ जाती तो भी सही काम होता। घबराहट भरा माहौल हो गया है मेरे लिए तो जीवन में। अच्छा भला राजी खुशी घूमता था, सब अच्छा चल रहा था, अब तो मुझे सब चीज़ें एकदम, होता नहीं है जैसे कि इंसान का अंतिम समय आता है तो उसको अपने पुराने सारे कर्म याद आने लग जाते हैं। तो मेरे साथ अभी वही दौर चल रहा है कि मुझे अपना एक एक बर्बाद किया हुआ पल याद आ रहा है इस वक्त। खैर कोई नहीं, इंसानी फितरत है, जब तक अपन सर्वाइवल मोड पे नहीं डलते ना तब तक दिमाग वैसे काम करता ही नहीं है। जिस दिन तुम्हें पता होगा ना कि तुम्हारी कल एग्जाम है तो तुम्हारा दिमाग आज 100% पूरी एफर्ट के साथ काम कर रहा होगा। और जब तुम वैसे ही पढ़ने बैठते हो ना तो दिमाग में 50% पढ़ाई रहती है, 50% 25% गर्लफ्रेंड रहती है, और 25% दोस्त रहते हैं। गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी, ये तो और भी गलत बात है। होनी चाहिए। क्यों, शादी हो गई क्या? अरे तो फिर तो भैया तू उस कैटेगरी से बाहर हो चुका है। अब तो तेरे सवाल पूछ, बाल विवाह हो गया था, बालक हुए नहीं हुए अभी? 2 टावर है इसके? ओ भाई, तेरे पे तो जिम्मेदारी का बहुत बोझ आ चुका है। खैर देखो, मजाक की बातें हैं, ये कोई गलत चीज़ भी नहीं है और ये कोई अच्छी चीज़ भी नहीं है। तुम्हारे अगर प्रोग्रेशन में अगर ये चीज़ रोकती है रिलेशनशिप तो गलत है, ठीक है। और इससे अगर तुम्हें बढ़ावा मिलता है, तुम्हारे को सपोर्ट मिलता है, जो काम तुम नहीं कर पा रहे हो और तुम्हारा साथ वाला करके दे दे रहा है तो अच्छी बात है। ऐसी दोस्ती के साथ है, दोस्त 2 तरीके के होते हैं, लड़कियां भी और लड़के भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है डूबा, ठीक है, और एक होता है ले डूबा। तो अपने आसपास देखो कि अपने दोस्त कैसे हैं, अकेला डूब रहा है कि साथ में मेरे को भी लेके डूबो रहा है, तो उसका पता लगाओ। अगर कोई बात नहीं, अब देखो ये उम्र ऐसी है, प्यार करने की भी उम्र यही है, घूमने की भी उम्र यही है, करियर सेट करने की भी उम्र यही है। अब 30 साल बाद तुम सोचो कि ज़िंदगी में वो जवानी वाले मज़े आ जाएं तो नहीं आएंगे। उस टाइम पे तुम्हारे थॉट प्रोसेस अलग चल रही होगी। अभी जो उम्र है इसमें तुम्हें ब्रांड्स भी अच्छी लगती होंगी, इतनी नई नई ब्रांड है, ऐसे ऐसे कपड़े आते हैं, नाइकी के जूते ऐसे आते हैं, प्यूमा कैसे आते हैं, अभी ये तुम्हें अच्छे लग रहे होंगे। 30 की उम्र के बाद तुम्हारे पैर में सिर्फ जूता होना चाहिए और फटा हुआ नहीं होना चाहिए, बस तुम्हारी रिक्वायरमेंट इतनी ही रहेगी। 40 की उम्र के बाद उस जूते में एक छेद भी हो गया ना, ठीक है छेद ही तो हुआ है तो भी चलेगा। 50 की उम्र के बाद चाहे तुम्हारा पूरा पंजा बाहर निकल रहा हो उस जूते से तो भी तुम चला लोगे उससे, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, थॉट प्रोसेस अलग होता है। तो ये उम्र ऐसी है कि अभी सारे दरवाजे खुले हुए हैं और तुम्हें क्या है कि सब कुछ करना है इस वक्त। तुम्हें नशा भी करना है, तुम्हें लड़की भी चाहिए, लड़कियों को लड़का भी चाहिए, तुम्हें अच्छे अच्छे मॉल्स में घूमना भी है, तुम्हें टफरी भी मारनी है, तुम लोगों को सोशल मीडिया भी चाहिए इस वक्त। नहीं है तो ये तो और भी गलत बात है। होना चाहिए। सोशल मीडिया का तुम लोगों को मैंने पहले ही बताया था, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तुम लोगों को ग्रो करने के लिए दिया गया है। दुनिया में क्या हो रहा है
उसको देखो और सीखो, अच्छी चीज है। अब तुम कमर मटकाना सीख लोगे तो गलत है ना। बेली डांस चलो, तो कुल मिला के बात ये है, सारी चीजें अब देखो, अब तो तपस्वी बनने का समय है 3 महीने का। इसमें तो जो भी है ना, घर वाले, परिवार, यार दोस्त, सबका शटर डाउन। 3 महीने राजस्थान घूमना चाहिए दिमाग में, तब तो काम बन जाएगा। नहीं तो फिर ये अगले 3 साल तक यही चीज चलेंगी जो अभी चल रही है। लिख लिया इसमें? और इसमें लिखो, एक एक लाइन लिखो। यहाँ, यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय, यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग बोलते हैं। मर्ग, मर्ग। बच्चों, हिंदी के बच्चे हो तुम लोग, मर्ग लिखना आना चाहिए। मर्ग। और उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? बुग्याल, पयाला। ठीक है। लिखो, यहाँ पाई जाने वाली जनजाति। अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है तो बसावट भी होगी, लोग भी होंगे, पर्यटन भी होगा, मौज मस्ती भी होगी। तो वो जो जनजाति पाई जाती है उसका लिखो। जम्मू कश्मीर में पाई जाती है गूजर, बकरवाल। गूजर, बकरवाल। गूजर अलग है और बकरवाल अलग है, ठीक है। सिक्किम में लिखो, सिक्किम में लिखो लेपचा, भोटिया। लेपचा, ले आधा पे चा, भो छोटी टी या, भोटिया। और उत्तराखंड में भी लिख लो भोटिया। सवाल पूछा जाए भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? सिक्किम, और ये दोनों ऑप्शन में हो तो सिक्किम, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में हो राज्य तो सिक्किम पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसमें अगला लिख लो, शिवालिक डाल लो हेडिंग। अच्छा, एक वो लिख लो, पर्यटन लिख लो, पर्यटन लिख लो इसमें। नैनीताल, मसूरी, लिख लो जो दिमाग में आ रहा है। जितने भी तुम्हारे हिमालय के जो आते हैं ना, वो यही है। कुल्लू मनाली, मसूरी। कुल्लू मनाली, मसूरी, धर्मशाला, नैनीताल। लिख लो एक करेवा, और लिख लो, भूल जाऊंगा बाद में मैं। एक छोटा सा नोट डाल के लिख लो, करेवा के बारे में बात कर लेते हैं। नोट डालो, लिखो करेवा, कै रे वा। कश्मीर में पाए जाने वाले, कश्मीर में पाए जाने वाले हिमनद नदी व झीलों के अवसादों, कश्मीर में पाए जाने वाले हिमनद नदी व झील के अवसादों को करेवा कहते हैं। ये अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। अवसादों को करेवा कहते हैं। दोबारा बोलूं? उनमें अवसाद ही तो पड़े होंगे उन मैदानों में, वो अवसाद करेवा कहते हैं, ठीक है। ये अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ
जाफरान, जा फकीर वाला फे रा ने, जाफरान वैरायटी का केशर किया जाता है। केशर, जाफरान वैरायटी। केशर समझते हो तुम? देखा है कभी? चखा है कभी? कैसे बनता है, इसकी प्रोसेस पता है? नहीं पता? पत्तों से बनता है ये, पौधों के जो फूल के पत्ते आते हैं उससे बनता है, और न जाने कितने सारे फूलों से एक उसका दाना बनता है केसर का। तो काफ़ी लंबी प्रोसेस है, काफ़ी जटिल प्रोसेस है। पहले जब मैं छोटा हुआ करता था तो बहुत महंगा आता था केसर, ठीक है। अभी उसकी रेट थोड़ी सी डाउन हो गई है। क्यों? क्योंकि मिलावट हो गई है। असली केसर आप खरीदने जाओगे कश्मीर में मिलता है। असली जड़ी बूटियाँ, अश्वगंधा और ये जो कई सारी जड़ी बूटियाँ आती हैं ना, ये वहाँ पे शिलाजीत, अश्वगंधा, ये और ये जो अपने यहाँ पे पैकेटों में मिलती है तो बहुत मतलब लो क्वालिटी की मिलती है। असली की जो दाम है बहुत ही हाई है। तो ये बहुत ही मतलब अच्छी जड़ी बूटी मानी जाती है। आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन लेवल को जो है मेंटेन रखती है, चेहरे पे चमक रखती है, बॉडी को एकदम स्फूर्तिवान रखती है। तुम लगता है ना कि मेरी बैटरी लो रखी है, तो वो बैटरी इसलिए लो होती है। तो उन बैटरियों के लिए अपने को न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। तो इनमें बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जो इसकी थोड़ी सी मात्रा तुम्हारी पूरी बॉडी को जो है पूरे दिन एनर्जेटिक रख सकते हैं। चलो हेडिंग डालो शिवालिक। शिवालिक या बाह्य हिमालय। शिवालिक ऑब्लिक बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये दक्षिणतम हिमालय, सबसे बाहर वाला हिमालय, इस वजह से इसको बाह्य हिमालय कहा जाता है, ठीक है। इसकी लिखो एवरेज हाइट, लिखो औसत ऊंचाई, लिखो एवरेज हाइट क्या है? 900 से 1100 मीटर ऊंचा है। 900 से 1100 मीटर। एवरेज विड्थ लिखो 50 से 10 किलोमीटर। समझ में आया? 50 से 10 क्यों बोल रहा हूँ मैं, 10 से 50 की नहीं बोल रहा। इधर 50 किलोमीटर ऊंचा है, उधर जाता हुआ पतला हो जाता है, ठीक है। और लंबाई हो गई इसकी, लंबाई वही रहेगी अपनी 2400 से 2500। ये तीनों श्रेणियाँ ऑलमोस्ट 2400 से 2500 किलोमीटर लंबी रहती हैं, ठीक है। 900 से 1100 किलोमीटर ऊंची हो गई। अब इनके प्रादेशिक नाम लिखो, प्रादेशिक नाम करके लिखो, छोटी सी हेडिंग डालो, उसमें लिखो जम्मू में इसको क्या बुलाते हैं। इधर लिखो जम्मू कश्मीर, इधर लिखो जम्मू पहाड़ियाँ। जम्मू कश्मीर में क्या बुलाते हैं? जम्मू पहाड़ियाँ। उत्तराखंड में दुधवा तथा धांग। दुधवा तथा धांग। नेपाल में चू छोटा आएगा बड़ा आएगा? चिड़िया घाट। और अरुणाचल प्रदेश में लिखो, 4 नाम है अरुणाचल प्रदेश में। वाह शाबाश, कब याद किया था ये? पहले क्या याद है? बहुत अच्छी बात है। लिखो, भैया बताएंगे आपको, सबको लिखवाओ इनको। दफला, छोटी मी बड़ी री मेरी। अबोर, छोटी मी आधा शय बड़ी मी। दाफला, मिरी, अबोर, मिशमी। ठीक है। अब लिखो, इसमें नोट डाल के लिखो चौस। चौस, चोस, चोस, च से चम्मच वाला च, ओ से चोस। क्या होती है चोस? इसमें जब बारिश होती है तो अप्रवाह, वो टेम्परेरी को क्या बोलते हैं, अस्थायी रूप से जो है जल की धाराएं बहती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? चोस कहते हैं। और जब ये धाराएं बहती है तो ये बहने के कारण
अपर्दित ढाल वाले ना उस मैदान का निर्माण करती है, उस मैदान को चो कहते हैं। समझ में आया कि ये अपनी दक्षिणतम श्रेणी हो गई शिवालिक। बारिश हुई तो बारिश की वजह से दक्षिणी ढाल पर जो है क्या निकलती हैं, धाराएं निकलती हैं पानी की, अस्थायी रूप से। जब बारिश होती है तब तब निकलती हैं। क्या शिवालिक कहाँ कहा जाता है इसका? या तो ये तो आर्ट एंड कल्चर में मिलेगा ये, इसका मुझे जवाब पता नहीं है। बाकी शिवालिक और इसका अन्य नाम बाह्य हिमालय है। तो ये जो धाराएं निकलती हैं इनको क्या कहते हैं? चोस कहते हैं। ठीक है, अब ये धाराएं निकलती है तो अपने साथ क्या लेकर के आती है? मोटे मोटे कंकड़ पत्थर और अवसाद लेकर के आती है, और उस अवसाद को और उनको ला करके यहाँ जमा कर देती है, मोटे मोटे अवसादों को। तो ये जो है ना तो यहाँ पे खेती हो सकती है, ना परिवहन हो सकता है, ना कोई और ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो सकती है। तो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं या बड़े बड़े पत्थर होते हैं इस मैदानों में, किसकी वजह से? चोस की वजह से। तो इन धाराओं को तो कहते हैं चोस, और इस मैदान को क्या कहते हैं? चो। तो एक बार सवाल आया था, चोस निम्न में से क्या है? नदी, गड्ढे, मैदान या धाराएं? तो क्या है? धाराएं। चो निम्न में से क्या है? मैदान, वनस्पति, मिनरल खनिज या पहाड़? तो चो क्या है? मैदान है। कैसा मैदान है? ऊबड़ खाबड़ मैदान है, जिसमें किसी भी तरह की कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं की जा सकती। ठीक है, अब एक बात और कर लेते हैं अपन। ये हो गया अपना मध्य हिमालय। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा? शिवालिक। अब इसमें इन दोनों के बीच में ये वाली जो घाटी पाई जाती है, आड़ी जो घाटी पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं? दून। क्या कहते हैं? दून। और ये जो ऐसी जो घाटी पाई जाती है इसको कहते हैं द्वार। क्या कहते हैं? द्वार। दून में किसकी खेती की जाती है? चावल की। अब समझो, लॉजिक समझो कि दो पहाड़ों के बीच में क्या होगा? समतल मैदान होगा। इसी वजह से वहाँ पे पहाड़ पानी रुक सकता है और वहाँ पे चावल की खेती की जा सकती है। चाय की खेती के तुमने कभी असम के बागान और ये देखे हो तो ये ढलान में होते हैं, इन्हें पानी रुकना नहीं चाहिए, रिश्ता रहना चाहिए। तो ये वाले जो क्षेत्र है ये कैसा रहेगा? ढलान नुमा रहेगा। तो इस वजह से इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे क्या बोई जाती है? चाय की जाती है। और ये क्या है? फ्लैट सरफेस रहती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती और अपना आराम से चावल की खेती कर सकते हैं। तो दून में की जाती है चावल की खेती, द्वार में की जाती है चाय की खेती। दून किसे कहते हैं? मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में जो घाटी पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? दून कहते हैं। और जो अनुदैर्ध्य घाटी जो पाई जाती है, जो शिवालिक श्रेणी में पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। चलो ये भी लिख लो, दून द्वार भी लिख लो, क्या चीज़ है दून द्वार। नोट डाल के, हेडिंग डाल के लिख दो, दून क्या है और द्वार क्या है। चोस नहीं लिखवाया है मैंने अभी तक। चोस की लैंग्वेज बनेगी, हाँ, शिवालिक में बरसात के समय अस्थायी धाराओं का निर्माण हो जाता है। शिवालिक में वर्षा के समय अस्थायी धाराओं का निर्माण हो जाता है, जिन्हें चोस कहते हैं। अगला लिखो चो। इन धाराओं द्वारा निर्मित ऊबड़ खाबड़ मैदान को चो कहते हैं। इन धाराओं द्वारा निर्मित ऊबड़ खाबड़ मैदानों क्या कहते हैं? चो कहते हैं। अगला लिखो दून। ये टर्म्स याद रखनी है अपने को, है ना। दून, मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य
पाई जाने वाली अनुप्रस्थ घाटी को मध्य व शिवालिक के मध्य पाई जाने वाली अनुप्रस्थ घाटी को दून कहते हैं। यहाँ चावल की खेती की जाती है। अगला लिखो द्वार। अनुदैर्ध्य घाटी को शिवालिक में पाई जाने वाली अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। ये डायग्राम बना लेना, क्योंकि ये डायग्राम बना लोगे तो ये हो सकता है कि तुम्हें ये लैंग्वेज याद रखने की जरूरत नहीं पड़े, समझने वाली बातें हैं। दून क्या है, द्वार क्या है, कहाँ पे किसकी पॉसिबिलिटीज है। वहाँ पे चाय नहीं बोई जा सकती। चाय में अगर पानी रोक दिया अपन ने, चाय चावल में कितना पानी चाहिए? सबसे ज़्यादा 200 सेंटीमीटर। अगर 2 सेंटीमीटर चाय में रोक दिया तो चाय का पौधा नहीं बनेगा। ठीक है, और पानी कहाँ रुकेगा? घाटी में रुकेगा। पानी कहाँ रुकेगा? दो पर्वत के घाटियों के बीच में रुकेगा। और द्वार में पानी रुकेगा नहीं, ढालनुमा होगा, तो वहां पे क्या होगी? चाय की खेती होगी। लिख लिया? लिखो भारत के दून। भारत में कितने दून पाए जाते हैं? भारत के दून, इसमें पहले लिखो उत्तराखंड। भारत के दून अनुप्रस्थ घाटियां जहां होती है चावल की खेती। अब भारत में भी किसके? पहले लिखो उत्तराखंड के। उत्तराखंड के आगे डैश लगा के लिखो। पहला तो तुम्हें पता ही होगा, देहरादून। अगला लिखो हर की दून। हर की दून। पाटली दून। कोटली दून। कोटली। और कोटा दून। लिखो पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर। चंडीगढ़ कालका दून। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर चंडीगढ़ कालका। चंडीगढ़ डैश कालका दून। लिखो, ये तो हो गए दून। अब लिखो द्वार। अच्छा, एक हिमाचल प्रदेश का और लिख लो, नालागढ़ दून। हिमाचल प्रदेश का नालागढ़ दून। अब लिखो द्वार। वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। और अलीपुर द्वार और निहांग द्वार दो लिख लो। पश्चिम बंगाल WB। अलीपुर द्वार और निहांग द्वार। ठीक है, लिख लिया? ये हो गया अपना मुख्य हिमालय पूरा। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्वांचल की। लिखो, डालो हेडिंग, डालो पूर्वांचल। अब जो मैं बना रहा हूँ थोड़ा सफाई से, ध्यान से, दिमाग में याद रखते हुए बनाओ। ठीक है, 7 सिस्टर्स पता है तुम लोगों को?
ये 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 नागालैंड, ये मणिपुर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिस्टर्स इन्हीं को बोलते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता, 7 बहनें जो हैं वो यही हैं। कहीं भी 7 सिस्टर्स टर्म आए तो ये पूर्वी भाग जो है भारत का, ये 7 सिस्टर्स हैं। तो अब इसमें बात करते हैं अपन पहाड़ी की। दिक क्या बात हो गई? हमें ही बताओ यार, हम भी हंसना चाहते हैं, वैसे जीवन में बहुत दुख है। पटकाई बुम दिख रहा ही है ग्रीन? हाँ, शायद नहीं दिख रहा है, ऑनलाइन वालों को नहीं दिखेगा। पटकाई बुम कहाँ पर है ये? नागा पहाड़ी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसके बाद नागा पहाड़ी और मणिपुर पहाड़ी को एक पहाड़ी अलग करती है, जिसका नाम है बराइल। इसके बाद मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर में एक और है लेमातोज, लेमातोल। मीजो पहाड़ी, त्रिपुरा पहाड़ी, और ये है भुवन पहाड़ी। मीजो पहाड़ी की चोटी है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन, इसका एक और नाम है फांगपुईचू। ठीक है, तो ये आपका पूर्वांचल हो गया। इसमें अपने को कोई विड्थ याद रखने की जरूरत नहीं है। कोई इसमें से कैसे क्वेश्चन बनेगा? नागा पहाड़ी कहाँ स्थित है? नागा पहाड़ी व मणिपुर पहाड़ी को अलग करने वाली पहाड़ी कौन सी है? बराइल। हाँ, ऐसे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। हाँ, बनती है, पर वो मुझे लगा नहीं, इसलिए मैंने लिखवाई नहीं। तो तुम लोग ये लिख लो, मुझे लगता है यही बहुत है। पहली बार सवाल पूछे जाते हैं हिमालय में से, इनको छोटी मोटी पहाड़ी श्रेणियों को कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि इनमें तो कोई माउंटेन पीक भी नहीं है ढंग का। तो इनके डायमेंशंस वगैरह ये भी लिखने की जरूरत नहीं है अपने को। लिख लिया? बना लिया? इसको बार बार बनाना, मतलब बार बार क्या, 2 बार भी कर लोगे तो याद हो जाएगा। ऐसा डायग्राम बना के ऐसे लिख देना है, तो पहाड़ी का स्टेट पूछा जाएगा
या फिर पूछ जाएगा पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नागा पहाड़ी में स्थित है सरामती चोटी है। ठीक है, मीजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन, नाम इसका दूसरा फांगपुईचू, सरामती चोटी जो नागा पहाड़ी में स्थित है पर लिखने की जरूरत नहीं, 4481 कुछ करके है, तो वो छोड़ो। हम्म, इतना डाटा मत दिमाग लगाओ तुम। माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, रकापोशी, कामेट, बस बहुत है। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई याद रखो इनकी। चलो लिखो, ये है, ये पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ लिख लिया। करो यार, लिखो फटाफट। ये पहाड़ियाँ अराकन योमा का भाग हैं। अराकन योमा नाम नहीं सुना आपने? म्यांमार का पर्वत श्रृंखला है, म्यांमार में पाई जाती है, जिसका नाम है अराकन योमा। ये पहाड़ियाँ अराकन योमा का भाग हैं। इनका निर्माण बालू पत्थर से हुआ है। इनका निर्माण बालू पत्थर से हुआ है। अगला पॉइंट लिखो इसमें, भारी वर्षा के कारण, भारी वर्षा के कारण यहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी। अगला पॉइंट लिखो, यह क्षेत्र 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट, यह क्षेत्र 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल है। लिख लिया। सर्वोच्च चोटी लिख लो, सरामती, सर्वोच्च चोटी सरामती। अगला पॉइंट लिखो, मिजोरम के कुछ भाग को मिजोरम के कुछ भाग को मोलेसिस मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। मोलेसिस बेसिन कहा जाता है क्योंकि यह असंगठित चट्टानों से निर्मित है। हो गया? ये उतारो, फटाफट उतारो यार, करो जल्दी, हिमालय ख़त्म करवाना था मेरे को आज। 1 घंटा गलत बर्बाद हो गया है? अब क्या बचा? अब अपने पास बचा प्रादेशिक विभाजन, इसके बाद अपने पास बचे दर्रे। ठीक है, और ये आधे घंटे का और है। हो गया?
ठीक है, अब लिखो प्रादेशिक विभाजन बाय सिडनी बुराड। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ इसको बनाते जाओ। इसमें कोई बांटा नहीं है अपन ने किसी भी चीज़ को, ऊपरी मध्य निचला हिमालय कुछ नहीं है। पूरा एक हिमालय ट्रांस से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, पूर्वांचल तक जा रहा है। इसमें यहाँ तक वाला जो पोर्शन है कश्मीर या पंजाब हिमालय, कौन सा, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद उत्तराखंड कुमाऊं हिमालय, ठीक है। इसके बाद नेपाल हिमालय, और इसके बाद कौन सा है, असम हिमालय। इनके डायमेंशंस लिख लो, 560, 320, 800 और ये 720 किलोमीटर। नाम भी लिख लो इनके, पंजाब या कश्मीर हिमालय। हाँ, ऊपर पूरे ट्रांस से लेकर के पूर्वांचल तक। कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। हेडिंग डालो, पहला कश्मीर या पंजाब हिमालय। नहीं लिखा अभी तक, दिख नहीं रहा, दिख रहा नहीं दिख रहा। इसके लिए अपन एक काम कर देते हैं, अभी दिख रहा है, कहाँ रखूँ इसको, ठीक है। अच्छा, मैं जो बोलता हूँ बातें, मेरी वोकैब जो है, उसमें तुम लोगों को लगता है कुछ गड़बड़ है, बोलने में कोई अशुद्धि, आवाज़ क्लियर बात बोल पाता हूँ नहीं बोल पाता, ठीक है, और कोई कमी, कुछ तो यार ऐसा थोड़ी हो सकता है। कि बताना चाहिए, तुम देखो यार मैं तुम्हारी इतनी मदद कर रहा हूँ, तुम भी तो मेरी थोड़ी मदद करो, इंप्रूवमेंट तो मेरे को भी चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है, तुमको नज़र नहीं आ रही है। मुझे तो पता होती तो फिर मैं तो दूरी कर लेता ना उसको। तो तुम ही तो बैठे हो मुझे यहाँ जज करने के लिए, इधर से मैं तुम लोगों को जज कर रहा हूँ, उधर से तुम लोग मुझे जज कर रहे हो। जज नहीं करते तुम यार, तुमने एक आध मास्टर तो तुमने रिजेक्ट कर दिए, बताया यहाँ पे, तो इससे बड़ा जजमेंट और तुम क्या दोगे। बताओ बताओ, कोई कमी नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, देखो फिर तो तुम लोगों ने मुझे अच्छे से जज ही नहीं किया। कौन ये, कौन है भाई तुम्हें जज। चलो डालो, हेडिंग डालो, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, लिखो लिखो। इसकी लंबाई लिख लो 560 किलोमीटर,
सर्वोच्च चोटी लिख लो, कौन सी होगी? नंगा पर्वत। ये रही ना, 560 किलोमीटर। 560 किलोमीटर, सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत। ब्रैकेट में पीओ के लिख लेना नंगा पर्वत के। ठीक है, श्रेणी, 3 श्रेणियां इसके अंतर्गत आती है। पहली कौन सी है? जास्कर श्रेणी। दूसरी कौन सी है? पीर पंजाल। और तीसरी है धौलाधर। पीर पंजाल और धौलाधर। पीर पंजाल और धौलाधर कौन सी श्रेणी के भाग हैं? कौन से हिमालय के भाग हैं? मध्य हिमालय के। पूरे हिमालय को तो मध्य हिमालय बोलते हैं, ठीक है। पर जो जम्मू कश्मीर में जो पड़ रहा है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जो श्रेणी है उसको क्या बोल रहे हैं? पीर पंजाल श्रेणी बोल रहे हैं। उसके बाद अपन आगे बढ़े तो उसको कौन सी श्रेणी बोल रहे हैं? धौलाधर श्रेणी बोल रहे हैं। तो ये वाला जो हिमालय है इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं? जम्मू कश्मीर भी आ रहा है और अगला धौलाधर वाला भी आ रहा है। तो वो दोनों जो प्रादेशिक जो नाम है, अगर तुम्हें तो यहाँ पे पता है कि अपने को मध्य माउंटेन है, ये मध्य हिमालय ही है। अब वहाँ पे जम्मू कश्मीर में कोई नहीं जानता मध्य हिमालय क्या है, तो मध्य हिमालय में यूँ बोलोगे ना पीर पंजाल, तो है तो वही श्रेणी, तो पीर पंजाल बोलेंगे भाई साहब पीर पंजाल तो हमारे हैं। और बोलेंगे धौलाधर है वही श्रेणी पर वो दूसरे स्टेट में पड़ेगा। तो बातें ऐसे की जाती है। तो ये तो अपने को ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में पता है, मध्य हिमालय का जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा क्या है? पीर पंजाल। ठीक है, श्रेणियाँ लिख ली, पीर पंजाल, जास्कर। अब ट्रांस हिमालय की है जास्कर तो, पर ये भी इसी हिमालय में मानी जाती है, पंजाब हिमालय में। क्योंकि जास्कर श्रेणी जब आती है तो ये है अपनी जास्कर श्रेणी, अंतिम श्रेणी है ना। उसके बाद लद्दाख और उसके ऊपर काराकोरम। तो इस वाले का जो थोड़ी सी घूम, पहले तो यहाँ तक है, फिर थोड़े से पर्वत यहाँ पर है, जिसमें इसका कामेट पर्वत है यहाँ पर, जास्कर श्रेणी का। ठीक है, इसलिए इसको इसी में डाल दिया जास्कर श्रेणी को। तो कामेट पर्वत भी इसी का ही है। तो सबसे ऊंची चोटी लिख ली, बाकी पर्वतों के नाम लिखने की जरूरत है नहीं। इसमें लिख लो पर्यटन स्थल वैष्णो देवी, अमरनाथ, पर्यटन स्थल वैष्णो देवी, अमरनाथ, और एक और है चरार ए शरीफ, मुसलमानों का है चरार ए शरीफ। चरार ए शरीफ, वो देखिए बजरंगी भाईजान, उसमें है ना शायद वो भर दो मेरी झोली खाली, वो चरार शरीफ वाली जगह ही है शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, बाकी वही है। ठीक है, अगला डालो, हेडिंग डालो कुमाऊं हिमालय। इसमें लिखो 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। लिखो काली व तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। सतलज और काली के मध्य स्थित, सॉरी, सतलज, सतलज और काली के मध्य स्थित है। माउंटेन पीक्स लिख लो, पर चोटी, चोटी नंदा देवी, सर्वोच्च जो है इसकी कौन सी है? नंदा देवी। नंदा देवी के नीचे लिख लो अन्य, नंदकोट, त्रिशूल, त्रिशूल। धार्मिक स्थल लिख लो, दो तो ग्लेशियर है इसमें, गंगोत्री और यमुनोत्री, धार्मिक स्थल। ठीक है, और कौन सा है? केदारनाथ, अमरनाथ, बद्रीनाथ, ओ सॉरी अमरनाथ हो गया, केदारनाथ और बद्रीनाथ। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। एक लिख लो हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब। हिमनद लिख लो, पिंडारी और मिलाम, पिंडारी
और मिलाम। अब ये पिंडर और पिंडारी दोनों एक ही हैं। कई किताबों में पिंडर लिखा हुआ है, जो मैंने आपको ग्लेशियर्स पहले पढ़ाए थे उसमें पिंडर मिलाम जेमू सतोपंत लिखवाए थे, और कई किताबों में पिंडारी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो पिंडर और पिंडारी एक ही है। ठीक है, एक इस डायग्राम में एक चीज़ और बना लो तुम, उससे तुम्हारा ये बार बार लिखवाने की जरूरत भी नहीं रहेगी और समझ में भी आ जाएगा। बच्चों इधर से तो कौन सी नदी जा रही है? सिंधु। ठीक है, इसके बाद यहां से कौन सी नदी जा रही है? सतलज। इसके बाद यहां से कौन सी नदी जा रही है? सतलज यहां से जा रही है। ये कौन सी जा रही है? काली। ये कौन सी जा रही है? दिहांग। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम है। ठीक है, तो डायग्राम में लिख लो एरो बना के, तो सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ये है दिहांग या ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये चार नदियां पाई जाती है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं कौन सा हिमालय कौन सी नदी के बीच में स्थित है। तो ये वाला जो है पंजाब हिमालय, ये तो सिंधु और सतलज के बीच में, कुमाऊं सतलज और काली के बीच में, और नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में, असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में। आ गई समझ में? तो इसी डायग्राम में कंटिन्यू कर लेना ये बना करके। और बच्चों ये कुछ नहीं है, ये जितनी बातें बना बताई है लिखवाई है, ये डायग्राम बना बना के लिख ली, ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। और इसको अगर तुम ऐसे रटने की कोशिश करोगे तो बार बार भूलोगे। तो डायग्राम पे रहो, ज्योग्राफी चली डायग्राम पे रहिए। टाइम क्या हुआ? 10:04। किसी क्लास है? हिंदी, हिस्ट्री? चलो ये हो गया, ये दो हिमालय हैं, ये अपन कल कर लेंगे। इसके बाद दर्रे बच रहे हैं, दर्रे करने। दर्रे देखो बहुत सारे हैं, कल को मत कहना कि सर ने आपने इतने ही बताए। ठीक है, तो सर को जितना याद है, जितना सर से हो पा रहा है सर उतना कर रहे हैं। बाकी किसी को लगे कि मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ तो किताबें उठाओ, महेश कुमार बर्णवाल की किताब आती है। ठीक है, खूब यूपीएससी तक की तैयारी करवा देगी वो तुमको, तो वो करो। और बाकी इसको पढ़ लो और याद रख लो, बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है।